नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी IQ पर। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर जिस धर्म को आप मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। आज के शो को स्टार्ट करते हैं आपके साथ 15 मिनट के शो को। तो इसकी जो भी PDF है वो आपको मैं लगातार शेयर कर रहा हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लें। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप अवश्य ज्वाइन करें। बहुत सारे क्विजेस के माध्यम से आपको यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। मैंने आपसे कल भी वैदिक पीरियड के बारे में स्पेशली बात की थी और आज पुनः वैदिक पीरियड के ही कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, सोचने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिलाओं को सभा की बैठकों में शामिल होने की अनुमति थी। ओके। उत्तर वैदिक काल के दौरान करों और भेंटों का संग्रह आम बात थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? Women were permitted to attend the Sabha meeting. The collection of taxes and tributes was common during the later Vedic period. So, what would be the answer? आंसर करता हूं, आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। हम चलते हैं आंसर की तरफ। पहली चीज तो यह है कि आपने ध्यान दिया होगा कि यह नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यहां आपसे करेक्ट नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह भी आपने फोकस किया हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर लेटर वैदिक पीरियड को पूछ रहा है, ऋग्वैदिक पीरियड को नहीं पूछ रहा है। ऋग्वैदिक पीरियड में तो महिलाओं का सभा और समिति का पार्ट बनना बहुत आम था और पॉलिटिकल उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी भी थी। बट लेटर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो विदथ और गढ़ जैसी संस्थाएं तो खत्म ही हो गई थी, सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन वहां पर भी पैट्रियार्की ही डोमिनेट कर रही थी। महिलाओं का वहां पर भी पार्टिसिपेशन बहुत हद तक कम हो चुका था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो रहा है। यहां पर सभा की बैठकों में शामिल होने की अनुमति अब यहां से उनसे छीन ली गई थी, अब उनको ऐसी अनुमति नहीं दी जा रही थी। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल के दौरान करों और भेंटों का संग्रह आम बात था। यह बात सही है क्योंकि राजसूय जैसे यज्ञ हो रहे थे, अश्वमेध वाजपेय जैसे यज्ञ हो रहे थे, राजतंत्र की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती चली जा रही थी, आयरन ओर की खोज भी हो रही थी। तो अब जनपद के रूप में कन्वर्ट हो रहा था और यही आगे जाकर के जनपद महाजनपद के रूप में कन्वर्ट होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो राजा की स्थिति है वो मजबूत हो रही थी, इसीलिए टैक्सेशन भी जो था वो आम बात यहां पर बन रहा था। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे अधिकारी भी हमको इस समय देखने के लिए मिलते हैं, जैसे भागदुध करके एक अधिकारी जो मिलता है जो कि टैक्स को कलेक्ट भी करता था। संग्रहित्री करके अधिकारी दिखता था जो पूरा टैक्स कलेक्शन को अपने पास रखता था, एज अ कोषा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा था। तो इस समय बहुत से अधिकारी हमको मिल रहे थे। तो इस प्रकार ये तो था आपका सही। भेंट ट्रिब्यूट भी बहुत हद तक चल रही थी बलि के रूप में, जिसका आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर जो कथन कौन सही नहीं है, तो इसका केवल एक कथन जो है वो सही नहीं है, ए वाला केवल एक। दूसरा कथन यहां पर सही लिखा है और हमसे पूछा है सही नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि हमको केवल एक की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में ऋग्वेद के भजनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऋग्वेद के भजनों को सूक्त कहा जाता था। ओके। ऋग्वेद के कुछ भजनों की रचना महिलाओं ने भी की थी। ओके। ऋग्वेद के भजन प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, या दो कथन सही हैं, या तीनों कथन सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो यहां पर दे रहा है, द हिम्स इन ऋग्वेदा आर कॉल्ड दी सूक्तास। ठीक है ना। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय वुमेन्स। द ऋग्वेदिक हिम्स आर रिटन इन प्राकृत। तो कौन सा यहां पर आपको सही दिख रहे हैं?
तो आंसर आपने सिक्योर कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। मैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूं। देखिए, जो ऋग्वेद के हिम्स हैं, आपको मालूम है 1028 सूक्त आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इनके हिम्स हैं उनको सूक्ता कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सूक्त इज योर राइट आंसर। सेकंड जो लिखा है, सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा वर कंपोज बाय वुमेन्स। तो आपने कल के लेक्चर को अगर देखा हो तो वहां पर मैंने लिखा भी था लोपमुद्रा, लोपमुद्रा, इवन अपाला, अपाला, इवन घोषा, घोषा, इवन विश्वारा, विश्वारा, ठीक है ना, विश्वारा, ठीक है ना। तो विश्वारा के हमको बेसिकली एविडेंस मिलते हैं, ये एक स्कॉलर विदुषी महिलाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चलते हैं, ऋग्वैदिक हिम्स आर रिटन इन प्राकृत। देखिए, प्राकृत नहीं है, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इस आधार पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाता है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। तो इस हिसाब से दो ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो लिखा है केवल दो, तो दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है और वे वास्तव में मनुष्यों को पृथ्वी पर अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। वेद शुरू में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित किए गए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? केवल वन, केवल टू, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो अगर आपको, चलिए ऑप्शन, आशा करता हूं कि आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, वेदा जो आपको दिख रहा है ये विद धातु से बना हुआ है। कौन सा बना है? विद धातु से बना हुआ है। और इस विद धातु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो यहां पर ये बिल्कुल सही लिखा है कि वेदा सिग्निफाई कर रहा है किस चीज को? नॉलेज को। ये बात सही है। दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ह्यूमंस अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट देयर लाइफ ऑन द अर्थ। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेंशन है, क्योंकि वेदास में ये चीज सारी मेंशन की गई है। इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, वुमेन्स की सिचुएशन कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, सबके बारे में मेंशन किया गया है। वेद जो थे लिखा हुआ है, इसे ओरली ट्रांसलेट, ओरली बेसिकली क्या किया गया, ओरली इसको पास किया जाता था, पास डाउन होता था जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, इसीलिए जो वैदिक साहित्य है उसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दैट इज श्रुति साहित्य, क्योंकि इसको सुन करके, टू हियर अबाउट, तो इसको सुन करके भी प्राप्त किया जाता था इसका ज्ञान, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा ओरली बाय जनरेशन टू जनरेशन। वेदास जो थे प्राइमरली रूप से श्रुति साहित्य का ही पार्ट है, मौखिक रूप में ही इनको पास किया जाता था, लेकिन आगे जाकर के बहुत लेटर फेज में जाकर के इसको हमने कंपाइल किया है। तो ये काफी आगे जाकर के कंपाइल हुए हैं, इवन 500 टू लेकर 1300 सेंचुरी बीसीई में अगर आप देखेंगे तब जाकर के इनको कंपाइल किया गया था, ठीक है, एडी सीई में, ठीक है। तो श्रुति साहित्य का ये पार्ट है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और सेकंड भी बिल्कुल सही है, मौखिक रूप से हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्वा सूत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग शुल्वा सूत्रा? ये भारत में ज्यामिति और गणित की शुरुआत का प्रतीक है, ओके। तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी की बीच के काल से संबंधित हैं। ये प्रकृति में धार्मिक है और इनमें भक्तिपूर्ण प्रार्थनाएं शामिल हैं। इनका अंतिम संकलन दक्षिण भारत में किया गया था। तो दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स इन इंडिया। दे बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन 3rd to 6th century. They are religious in nature. They contain devotional prayers. They were finally compiled in South India. तो क्या लगता है, what would be the answer? आशा करता हूं आपने अपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। देखिए, 3 प्रकार के भी सूत्र आपने पढ़े होंगे, श्रौत सूत्र, गरीय सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है। श्रौत सूत्र में एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं हम शुल्वा सूत्र, शुल्वा सूत्र, ठीक है।
आपको मालूम है कि फायर अल्टार, यज्ञ वेदियां बनाई गई हैं, यज्ञ वेदियां, ये क्या है, फायर अल्टार, ठीक है, फायर अल्टर, ठीक है, इसको यज्ञ वेदी भी कहा जाता है, यज्ञ वेदी भी कहा जाता है। ये यज्ञ वेदियों को बनाने में भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज किया जाता था, और ये चीज शुल्ब सूत्र में मेंशन है। तो यहां से हमें ज्यामिति और गणित का स्पेशली ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो शुल्बा सूत्र जो है ये श्रौत सूत्र का ही एक पार्ट है, ठीक है। 4 मेजर शुल्बा सूत्र के बारे में आपको यहां पर जानकारी मिलती है जो गणितीय दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वे हैं जिनकी रचना किसने की है, जैसे बौधायन सूत्र है, मानव सूत्र है, आपस्तंबा सूत्र है, इसी प्रकार कात्यायन सूत्र है। तो इन लोगों ने उसको कंपोज किया था। ये भारत में जो है वो बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स को कंसीडर करते हैं। यहां पर कात्यायन शुल्बा सूत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार के डायग्रामेटिक फॉर्म में इस चीज को दिखाया गया है, लिखा हुआ है वही, दैट इज शुल्बा सूत्र बाय द इंडियन मैथमेटिशियन कात्यायन अराउंड द 2nd सेंचुरी BCE। तो हल्का सा मेरे ख्याल से शाइन कर रहा है, आपको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो आपको ये चीज दिख जाएगी, ठीक है ना। आप यहां पर अब देखो तो यहां पर आपको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजें दिखाई दे रही हैं, तो माफी चाहेंगे थोड़ा सा ये वो हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ डायग्राम फॉर्म्स किए गए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। यहां पर एक और दिया गया है क्वेश्चन, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, किसमें किया गया है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन द बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषदा एंड इवन केनोपनिषदा, केनोपनिषदा। तो कौन सा आंसर आपको सही लगता है। यम के द्वार पहुंचे थे कौन, नचिकेता, और उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा था, किसने, यम ने। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो डिमांड की थी वो ब्रह्म ज्ञान की कही थी। तो ये एक्चुअल में उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, और उपनिषद आप जानते हैं कि उपनिषद वेदांत साहित्य का पार्ट है। उपनिषदों को वेदांत साहित्य भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वेदों के अंत में इसको रचा गया था, इसलिए वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद जो है इसमें आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, आत्मा एवं ब्रह्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसके अलावा अगर हम उपनिषद के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इसमें आपको कर्म का सिद्धांत भी देखने के लिए मिलेगा, इवन एथिक्स का प्रिंसिपल्स भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में अगर उपनिषदों की बात करें तो सबसे ज्यादा लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को यही प्रमोट करते हैं, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को यही प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को यही प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा तकनीकी और दिमागी ग्रंथ जो है ये उपनिषदा ही है। इसका जो आंसर है वो है कठोपनिषदा। आप सभी से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि आप मुझे कम से कम ये बता दीजिएगा कि जो ये कठोपनिषदा है ये किस वेद का पाठ है, किस वेद का पाठ है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का पाठ है, बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का पाठ है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद ही है, और अस्तो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या ये जो आप सुनते हैं ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही मेंशन है। तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये किस वेद के पाठ हैं। अलग अलग वेद भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ये देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है, और वो है कि हमारा एक बैच है जिसका नाम है आरंभ। ये अभी स्टार्ट हम लोगों ने किया है 7 मई से एक बेस्ट टीम के साथ, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसका जो मेन फोकस है वो है मिशन यूपीपीसीएस 2026, 6 दिसंबर। ये 6 दिसंबर मिशन मोड में स्टार्ट किया गया है। एक प्रकार का फाउंडेशन बैच है, इसमें 2 प्रकार के बैच हैं, एक तो गोल्ड का बैच है और एक है हमारा प्लैटिनम का बैच। मेरे भाई अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी बैच लीजिएगा प्लैटिनम ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड ऑलरेडी शामिल रहता है। इसके अलावा प्री प्लस मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपकी यहां पर शामिल रहती है। एनसीईआरटी के सारे कोर्सेज इसमें शामिल होते हैं। टीचर स्पेशल मेंटोर के रूप में आपके साथ यहां पर जुड़ता है।
4 सालों की वैलिडिटी होती है, इसकी 2 सालों की वैलिडिटी होती है। इसमें सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू का गाइडेंस आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज शामिल नहीं होती है। लेकिन इसमें आपके घरों में बुक्स भी भेजी जाती हैं। कोर्स आपका लगभग 1.25 साल के भीतर हर हाल में खत्म कर दिया जाता है एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधे स्टडी IQ एप्लीकेशन पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं साइन लाइव, तो साइन को याद कर लीजिएगा, लाइव कर दीजिएगा, जीवन भी लाइव हो जाएगा। साइन लाइव को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, या आप सीधे मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं 9289996923 पर। मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी इसमें प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यही विराम दे रहे हैं। पुनः कल आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।